तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। भूमजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि सीयूटी सेगमेंट का ही पार्ट आप लोग का चल रहा है और उसी पार्ट में हम लोग अभी तक प्रैक्टिस सेशन हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें अभी तक आपका हिंदी वर्जन और इकोनॉमिक्स वर्जन के अलावा आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पार्ट आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन आज इसी सेगमेंट में हम लोग एक और फिक्शन पर चर्चा करेंगे। लैंग्वेज का ही पार्ट है, जो कि बेसिकली सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सीयूटी के लिए ही ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। नहीं, सीयूटी के अलावा अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी, खासतौर से यूपीएससी लेवल या यूपीपीएससी अदर स्टेट किसी और भी एग्ज़ाम के अलावा अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं, वनडे की किसी एनटीपीसी या किसी भी तैयारी करते हैं, उसमें एक आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट और जुड़ जाता है, वो है आपका इंग्लिश ग्रामर। जो कि इंग्लिश सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो दो पार्ट आता है, एक लैंग्वेज का पार्ट आता है और एक आपका ग्रामर का पार्ट आता है। लेकिन यहाँ इस पार्ट में हम लोग इंग्लिश सेगमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपके परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग इंग्लिश ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसका बेसिक अप्रोच क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका सिलेबस क्या है और कैसे हमें इंग्लिश कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, उसके बारे में हम वन बाय वन करके हम इस पर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको देखना है, समझना है, उसी चीज को हम लोग फाइंड अप करेंगे। तो आज का जो सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा, वो सेगमेंट आपका इंग्लिश का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, वो आपका इंग्लिश का पार्ट है और इंग्लिश के पार्ट में हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, वो आज आपका पार्ट है ग्रामर का। ठीक है, अब देखिए, ग्रामर आपका जो बेसिक पार्ट है वो जब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और उसी पार्ट में हम लोग आज सबसे पहले ग्रामर पोर्शन में देखेंगे कि इसका कौन सा कंटेंट है, यानी कौन सा ऐसा मैटर है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा कंटेंट है या कौन सा ऐसा मैटर है या कौन सा ऐसा सिलेबस है जो हमें सिर्फ सीयूटी सेगमेंट पर नहीं बल्कि ओवरऑल जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सारी परीक्षाओं को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आज इस फर्स्ट क्लास में पहली क्लास में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे ग्रामर्स के सिलेबस के बारे में कि आखिर इसका सिलेबस है क्या, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यानी इंग्लिश की एबीसीडी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं इंग्लिश ग्रामर की कंटेंट पार्ट में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, इनको ये समझना है कि आखिर इंग्लिश ग्रामर सेगमेंट में आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या है। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं, प्रिपेयरिंग करते हैं, तो यू डोंट नो हाउ यू कैन स्टार्टिंग द इंग्लिश ग्रामर पोर्शन। आपको समझ में नहीं आता कि हमें ग्रामर के पोर्शन में कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो हम लोग इसी पोर्शन में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे, किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर सेगमेंट में आपका पहला पार्ट कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सिलेबस के पार्ट में सबसे पहले बेसिक चीज समझेंगे और उसमें जो आपका यूनिट फर्स्ट आएगा, इसको ध्यान में रखना है, जो आपका यूनिट फर्स्ट आएगा वो यूनिट आपका पहला फर्स्ट होगा, वो होगा आपका द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के बारे में देखेंगे कि सेंटेंस क्या है। जैसे आप हिंदी में आप लोग पढ़ते हो कि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, तो इंग्लिश में अगर 26 लेटर हैं तो उसमें वॉवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। इसके अलावा वर्ड्स के ग्रुप को जब डिफाइन किया जाता है तो सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस में भी आपको दो और पार्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। इसमें अगर आप देखेंगे कि इस पार्ट में कभी कभी आपके एग्जाम में सेंटेंस दिया होता है और आपको डिफाइन करना होता है कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट का है और कौन सा आपका प्रेडिकेट का है। जैसे आप हिंदी में भी आप लोग पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं
कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ठीक है, विशेषण क्या है, विशेष क्या है। तो यहां पर भी सेंटेंस पार्ट में हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जब तक आपको किसी भी फॉर्म का जो फॉर्मेट है सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो आपको समझना है, वो है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, क्योंकि अगर आपको किसी वाक्य के बारे में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो यू कैन नॉट डिफाइन इट, हाउ यू कैन स्टडी द इंग्लिश ग्रामर पोर्शन। तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कैसे आपको स्टडी करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब इसमें ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेज आता है, इसमें कॉमन एरर आता है, स्प्लिट वर्ड आता है, तो आप वहां पर भी आप सेंटेंस में पकड़ नहीं पाओगे कि सेंटेंस का जो पार्ट है उसमें गलत क्या है, सही क्या है। तो उन्हीं चीजों को डिफाइन करने के लिए पहले हम बेसिक चीज पर चर्चा करेंगे, सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, उसका प्रेडिकेट पार्ट क्या है, उसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। और सेंटेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि व्हाट इज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो देयर इज सेवरल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक एज अफर्मेटिव या आप कह सकते हैं असर्टिव, इसके अलावा नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इसके अलावा ऑप्टेटिव। तो बहुत सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, उस पार्ट को हम लोग देखेंगे। उस पार्ट में सेगमेंट में क्या क्या कॉमन एरर बनता है, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, उन सारी चीजों को हम इसी पहले पार्ट में डिनोट करेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है। उन सारी चीजों को वन बाय वन करके हम यहां पर इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे फॉर्मेट में। देखिए, जो कि ये फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मेट होता है। महत्वपूर्ण फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो यू कैन नॉट वॉक लैंग्वेज या यू कैन नॉट स्पीक लैंग्वेज। आप इंग्लिश में घूम नहीं सकते, आप इंग्लिश में टहल नहीं सकते। और इसको टहलने के लिए, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, और वो पार्ट है आपका द टेंसेस या द टेंस। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस की प्रॉपर वे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको डिफाइन कर दूं, आप हर जगह आप स्पीक भी नहीं कर पाएंगे, ना तो आप पकड़ भी पाएंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस के क्या प्रकार होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें टेंस में हम 3 पार्ट पर चर्चा करेंगे। एक होगा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दूसरा होगा पास्ट टेंस, और तीसरा होगा जो आपका होगा वो होगा आपका फ्यूचर टेंस, ठीक। लेकिन इसमें भी आपके कई पार्ट मिलेंगे। इस पार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, ठीक। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं इसके 4 पार्ट है। सेम इसी पार्ट में हम लोग एक एक करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरीके से फ्यूचर वाले पार्ट में भी देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसी इसमें आपका 2 पार्ट और ऐड हो जाएगा, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मेट में चर्चा करेंगे कि इसमें कितने पार्ट है। जैसे फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सारे सेगमेंट में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इसका प्रयोग आपके ग्रामर पोर्शन में कैसे किया जाता है। तो सारी चीजों पर एक एक करके हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बाकी इस पार्ट में अगर देखा जाए
तो जैसे मैंने ये वाला पार्ट लिखा है, अगर चाहें तो आप इसको चारों फॉर्मेट में आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को, चारों फॉर्मेट पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आएंगे, देखेंगे अगले इसी पार्ट में अगला जो आपका तीसरा इसमें जो फॉर्मेट होगा उस पर भी हम इंग्लिश कंटेंट में डिफाइन करते हैं, और जो कि आप देख सकते हैं कि आपके सेंटेंस का ये एक एक पार्ट्स होता है, एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप सेंटेंस को एनालिसिस नहीं कर सकते। और सेंटेंस को एनालिसिस करने के लिए आपको ये जो वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी कि इसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इस पार्ट को अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं आपको डिफाइन कर दूं, आप किसी भी सूरत में आप ग्रामर को आप नहीं समझ पाएंगे। और इस पार्ट में सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो स्पीच का पार्ट होगा उस पार्ट पर हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें जो पार्ट आएगा पार्ट्स में, वो होगा आपका नाउन। ठीक, नाउन, संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन। जैसे नाउन कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन का ये बेसिक फंडा होता है, लेकिन इस बेसिक फंडा में जो स्पेशल इफेक्ट क्या है, कैसे आपको डिफाइन करना है कि नाउन को आप बहुत सरल तरीके से समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे, और उसका अप्रोच आप अपने टर्म में कैसे यूज करेंगे, उसको हम यहाँ पर बहुत सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले नाउन के बारे में देखेंगे। नाउन में भी आपको पार्ट मिलेगा, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड नंबर के बारे में देखेंगे। नंबर में भी आपको दो पार्ट मिलेगा, सिंगुलर पार्ट क्या है, सिंगुलर पार्ट क्या है, और प्लूरल पार्ट क्या है, यानी हिंदी में कहते हैं एक वचन और बहुवचन। ठीक, तो कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, और कब टेंसेस में जब वर्ब के फॉर्म यूज किए जाते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि इज एम आर है, वाज वेयर है, हैज हैव हैड है, या इसके अलावा मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है, जैसे कैन का कूड है, मे का माइट है, ठीक है, सेल का सूड है। तो इसको कैसे फॉर्मेट में हम यहाँ पर यूज करते हैं उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते हैं कि मॉडल वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन टैग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और स्प्लिट वर्ड का प्रयोग कैसे किया जाता है, वो चीजें समझ नहीं पाते हैं। और इसको समझने के लिए आपको इस क्लास को ज्वाइन करना बहुत अनिवार्य होगा। तो आइए इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल पार्ट के अलावा अब इसमें आएंगे नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड जेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। अब हिंदी में आपने सुना होगा लिंग, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में भी चर्चा करेंगे जेंडर के बारे में, कि कैसे आपको पहचानना है कि हमको सी के साथ इस का प्रयोग करना है, कि सी के साथ आज का प्रयोग करना है, या ही के साथ क्या करना है, इट के साथ किसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जेंडर के बारे में ही, सी, इट, ठीक, यू, योर, ठीक है, वी, अस, आवर, कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस प्रयोग में हम कहां पर इसके साथ सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं, उन सारे फॉर्मेट को हम इसी फॉर्मेट में हम लोग देखने वाले हैं। तो नाउन और नंबर, नाउन एंड जेंडर, और नाउन और जेंडर के बाद फिर इसमें आपका एक और पार्ट आ जाएगा, नाउन एंड केस। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस। आपने हिंदी में नाम सुना होगा कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पेपर संबोधन हाहेरी। हिंदी में भी ऐसे ही देखेंगे कि केस के संदर्भ में इसका मेन पार्ट क्या होता है। तो नाउन एंड केसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इसमें नाउन का जो तीनों फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को वन बाय वन करके हम लोग डिटेल में यहां पर चर्चा करने वाले। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट बन जाता है, वो पहला पार्ट आपका बनता है जो आप देख सकते हैं, और वो पहला पार्ट है आपका क्या, नाउन का पार्ट। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पार्ट है, सब्जेक्ट का पार्ट है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, वर्ब का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे आपको करना है,
और आगे आपको वॉइस और नरेशन में कैसे डिफाइन करना है वहां पर भी आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए आपको नाउन और नंबर, नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड केस के बारे में आपको बहुत डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर ये आपको मिलने वाला है। ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ सीयूटी सेगमेंट का पार्ट है, मैं ये कहता हूँ कि देयर इज ए ऑल ओवर एग्जाम हु कैन डिफाइन इट द इंग्लिश ग्रामर इज बेस्ड मोस्ट स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दिस पार्ट। यानी आपके पार्ट में ग्रामर शब्द जब जुड़ जाता है, चाहे हिंदी का चाहे अंग्रेजी का हो, और अगर आपका इसका नॉलेज नहीं है तो यू कैन नॉट प्रोनाउंस दिस लैंग्वेज इन दिस होल वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं पर आप इस लैंग्वेज के बिना आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसको आगे के लिए आपको सबसे पहले डेफिनेटली आपको स्टडी करना पड़ेगा नंबर के बारे में, जेंडर के बारे में और केस के बारे में। फिर आते हैं इसके बाद नाउन के बाद फिर अगले पार्ट में आते हैं जो कि ध्यान रखना है, नाउन के बाद इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन यानी दूसरा यूनिट जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा आपका प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में आपने सुना होगा सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इन प्लेस ऑफ नाउन। कैसे नाउन के स्थान पर आप ही सी इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ही सी इट का प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, हाउ यू कैन यूज द इन प्लेस ऑफ नाउन इन द प्रोनाउन, यू कैन डिफाइन इट एट द सेम पॉइंट। यानी सेम पॉइंट पर नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का कैसे प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, उस पर हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कारण क्या होता है कि जब आप किसी भी सेंटेंस में बार बार संज्ञा का एक साथ कई बार प्रयोग करते हैं तो सिर्फ गलत ही नहीं होता, वो कॉमन एरर ही नहीं हो जाता है, बल्कि पढ़ने में भी उसकी समस्या आती है। तो इसलिए आपको प्रोनाउन के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करना है। तो प्रोनाउन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर तीसरे फॉर्मेट में आएंगे वर्ब। देखिए ये अब जो आ गया वर्ब, यानी जिसको हिंदी में आप लोग कहते हो क्रिया। ठीक, तो वर्ब का प्रयोग कैसे सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, और उसमें दो महत्वपूर्ण फॉर्मेट आपको पढ़ना है। एक है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब, और दूसरा जो फॉर्मेट आपको आएगा वो है आपका मॉडल वर्ब। ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के साथ आप मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैन का, कुड, मे का, माइट, सेल का, शुड, आर्ट। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, टेंसेस में कैसे कहां पर प्रयोग होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस क्लास में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बारे में देखेंगे, वर्ब के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद आएंगे वर्ब के बाद एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। ठीक, तो आप देखिए, अब ये इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो अगर आपको वर्ब समझ में नहीं आया तो एडवर्ब आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम परफेक्टली नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको क्लियरली वर्ब के बारे में समझ में आ गया तो एडवर्ब का प्रयोग करते समय आप बहुत आसानी से काम कर लेंगे। तो डिटेल में चर्चा करेंगे एडवर्ब के बारे में, कैसे इंग्लिश वर्जन ग्रामर में एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, और पूछा भी जाता है सवाल कैसे आपको सॉल्व करना है। तो एडवर्ब के बारे में भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद पांचवें फॉर्मेट में आ जाता है एडवर्ब के बाद फिर आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब हिंदी में आप कहते हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, आई एम गुड टीचर, आई एम बेस्ट टीचर, आई एम बेटर टीचर। तो ये गुड, बेटर, बेस्ट का जो फॉर्मेट है, ये हाउ यू कैन यूज द सेंटेंसेस like as, whole word, whole in place, whole the common word। तो आप कैसे इसको अपने प्रयोग में, अपने साथ इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो हम एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, विशेषण के बारे में। फिर पांचवें फॉर्मेट में आते हैं, छठवां जो पॉइंट बनेगा कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजन। कैसे आप दो सब्जेक्ट को ऐड करते हो,
इसको हमको यहां पर देखना है। तो कंजक्शन के बारे में देखेंगे, और कंजक्शन के बाद सातवां जो पार्ट आएगा वो आएगा इंटरजेक्शन। नाम सुना होगा इंटरजेक्शन, विस्मयादबोधक, एक्सक्लामेटरी। तो कैसे मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग सब्जेक्ट में कैसे किया जाता है उसके बारे में भी यहां देख लिया जाएगा। बहुत सिंपल पार्ट है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है। तो ये जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हैं, इसमें एक और लास्टली पार्ट जुड़ जाएगा, और वो होगा आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन का प्रयोग देखिए, आपके सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल यही से उठाता है कि ऑन और अपॉन का प्रयोग कहां करेंगे, इन और आउट का प्रयोग कहां करेंगे। तो इस तरीके से द, ए, एन का प्रयोग कहां करेंगे। तो इसी प्रीपोजिशन में हम देखेंगे एट द सेम कंटेंट ऑफ द प्लेसेस हाउ कैन यूज द सेंटेंसेस इन प्रीपोजिशन। तो कैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं इसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वर्ड में यानी सेंटेंस में इसका अगर आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली आप ग्रामर को नहीं समझ पाएंगे, और ग्रामर को समझने के लिए, उसकी एबीसीडी समझने के लिए आपको प्रीपोजिशन को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे, और प्रीपोजिशन के बाद 9वें फॉर्मेट में आएगा आर्टिकल। आर्टिकल्स वही बात अभी जो मैंने आपसे किया कि ए एन द का प्रयोग कहां होता है, टू और टी डबल ओ का प्रयोग कहां पर होता है, बहुत सारे इसमें फॉर्मेट आएंगे। तो हम प्रीपोजिशन का भी प्रयोग यहीं पर करने वाले हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट में अगर आप देखिए तो मैंने आपको जो फॉर्मेट अभी आपको दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स, इन सारी चीजों का प्रयोग हम यहां पर डिटेल में करने वाले हैं। और इसके बाद, इस फॉर्मेट के बाद अब हम आ जाते हैं जो आपके पार्ट में इंक्लूड हो जाता है। अब वो इंक्लूड बनता है आपका, और वो पार्ट बनता है वॉइस। वॉइस यानी वाच या बोल। और वॉइस में जो हम चर्चा करने वाले हैं, उस वॉइस के पार्ट में इसके दो पार्ट बनेंगे, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ये देखिए, कोई भी एग्जाम, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है यहां से आना ही आना है कि एक्टिव क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस के बाद यानी 9वें के बाद जो 10वां होगा, फिर इसके बाद आपका 11वां होगा, और उस पार्ट में अब आपका एक और पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, और वो पार्ट होगा आपका नरेशन का पार्ट। और नरेशन में दो चीजें आपको मिलेगी, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, दो पार्ट आपको मिलेगा। और मैं आपको अभी से मैं बता दूं कि ये दो ऐसे पार्ट हैं जो आपकी चाहे एसएससी हो, बैंक हो, पीए हो, यूपीएससी हो, ठीक है, उसमें सीसेट वाला पार्ट हो, और सीयूटी का पार्ट हो, या एनी अदर कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको बता दूं यहां से 2-3 क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो अगर आपको डिटेल यहां नॉलेज हो जाता है तो ये नॉलेज होना बहुत अनिवार्य है, आप इसको आसानी से पकड़ लेंगे। बस पार्ट ऑफ स्पीच आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो ऊपर का पोर्शन है, सेंटेंसेस आपको समझ में आना चाहिए, तो आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो वॉइस के बाद नरेशन पर चर्चा करेंगे। नरेशन के बाद फिर आएंगे 12वें जो सेगमेंट है, जो कि इसी के पार्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हिंदी का, और हिंदी में भी आप लोग देखेंगे तो हिंदी में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है, और वो पार्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कई शब्दों के लिए एक अर्थ। और अक्सर जानते हैं आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 सवाल कंफर्म होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो ये कम से कम आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। बाकी 13वें फॉर्मेट में आते हैं, और वो है आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मींस होता है समानार्थी। समानार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं, जानते हैं हिंदी में जैसे पर्यायवाची आप लोग पढ़ते हैं, तो पर्यायवाची को देखेंगे कि एक ही वर्ड के कई अलग अलग वर्ड होते हैं। और आप जानते हैं कि जब तक आपको
एक ही वर्ड के अलग अलग वर्ड आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे सेंटेंस में इसका उपयोग करना है वो भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे सिनोनिम्स के बारे में, फिर आएंगे हम 14 के बारे में और वो होगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि विलोम के बारे में, विलोम के बारे में देखेंगे, विलोम के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे हिंदी में क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, वैसे यहां पर एंटोनिम्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, विलोम शब्द के बारे में भी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके बाद आएंगे 15 वाले पार्ट में और वो होगा सिंटैक्स। सिंटैक्स यानी वाक्यों में कैसे वर्डों का यानी शब्दों का, स्टेटमेंट का कैसे प्रयोग किया जाता है, उस पर सिंटैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर आपका फिर प्रॉपर आएगा, तब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे स्पेलिंग टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? स्पेलिंग टेस्ट के बारे में। और अक्सर जानते हैं स्पेलिंग टेस्ट पूछा भी जाता है, और आप जानते हैं कि इंग्लिश में स्पेलिंग में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट है, गलती होनी कन्फर्म। जैसे मैं भी लिख रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक आध अक्षर गलत हो जाता है, तो वही आपको पकड़ना है स्पेलिंग टेस्ट के बारे में, ठीक। और स्पेलिंग टेस्ट के बाद फिर हम आएंगे 17वें पोर्शन में और वो होगा आपका कॉमन एरर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और ये पकड़ना भी है, ये आपको पकड़ना भी। कैसे आप पकड़ेंगे कॉमन एरर के बारे में, कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया, कोई सेंटेंस दिया गया है, कोई वर्ड्स दिया गया है, तो उसमें कॉमन एरर है क्या उस स्टेटमेंट में, तो आपको पकड़ना बहुत ही आवश्यक है। तो हम इस कॉमन एरर को भी हमें पढ़ना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। और कॉमन एरर के बाद फिर हम आ जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, फ्रेजेस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं लोकोक्तियां और मुहावरे। लोकोक्तियां और मुहावरे के बारे में तो हिंदी में ये पार्ट आपका बनता है, इंग्लिश में भी पार्ट बनता है इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। और लास्टली जो हमारा जो इसमें पार्ट आएगा, जिसके बारे में अगर कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां पर ये 101% पूछा जाता है, जिसको हम लोग एक वर्ड में कहते हैं, यानी कि जो 19 वाला पार्ट बनता है वो है आपका अनसीन पैसेज। कौन सा पैसेज? अनसीन पैसेज या कंप्रहेंशन, ठीक है, कंप्रहेंशन। ठीक है, तो कंप्रहेंशन पार्ट को हमें इसमें देखना है कि कंप्रहेंशन का पार्ट क्या है। ठीक, तो ये आपका इंग्लिश वर्जन का पार्ट है, इसी पार्ट को हमें देखना है। तो अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्टार्टिंग में, और पहला जो स्टार्टिंग होगा वो आपका इंग्लिश ग्रामर कंटेंट में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज मैंने आपको सिलेबस डिफाइन किया, डिजाइन किया, आपको बताया कि इसका क्या क्या कंटेंट है। बाकी अगली क्लास में कल यानी डे आफ्टर टुमारो, मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट पॉइंट से, और वो होगा आपका द सेंटेंसेस। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी डे आफ्टर टुमारो फिर मुलाकात करेंगे इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।